ठीक है फिर, बस बैठे रहो। जब हम खा लेंगे तो तुम्हारी दीदी तुम्हें घर छोड़ देंगी। मैंने ऑर्डर दिया और थोड़ी ही देर में टेबल लजीज खाने से भर गई। उसे देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने ग्लव्स पहने और एक श्रिम्प छील कर सोफिया को दिया। ये सॉल्ट एंड पेपर मेंटिस श्रिम्प बहुत टेस्टी है, ट्राई करो। सोफिया ने वो पीस लिया और कहा थैंक यू। मैंने हाथ हिलाया। अरे इसमें क्या, बुरा तो ईशान के लिए लग रहा है, उसे खाना पसंद नहीं है। अब हम दोनों को ही ये सब खत्म करना होगा। ईशान बगल में बैठा था और उसके मुंह में पानी आ रहा था। वह अकड़ कर बैठा था, पर उसकी नजरें खाने पर ही थी। मैंने उसकी हालत देखी और एक श्रिम्प छील कर उसकी तरफ बढ़ाया। अब जल्दी से खा भी लो, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। अगर तुमने नहीं खाया तो मैं सब खत्म कर दूंगा। मैंने ईशान को एक वे आउट बहाने से शामिल होने का मौका दिया। ईशान ने मेरी तरफ देखा और उसे अचानक एहसास हुआ कि मैं उतना भी बुरा नहीं हूं जितना वो सोच रहा था। ऊपर से मैं उसकी बहन सोफिया का भी ख्याल रख रहा था। वह डिनर वाकई बहुत मजेदार रहा और अब ईशान के मन में मेरे लिए उतनी नफरत नहीं बची थी। उस रात एला वापस नहीं आई। ट्यूशन के बाद वो सीधे अपने घर चली गई। उसके पिता मिस्टर वेल्स नाइट शिफ्ट पर थे, इसलिए वो घर में अकेली थी। पहले जब भी वो मुझसे नाराज होती थी, मैं उसे मनाने के लिए उसके घर भागता था। लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि मैंने एक बार भी कॉल नहीं किया था। स्कूल पहुंचकर उसने देखा कि मैं कार से उतरकर सीधे अंदर जा रहा हूं। एला खुद चलकर मेरे पास आई। जैक, मैं मुड़ा हे। मेरा ठंडा बर्ताव देखकर एला के मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे लगा जैसे मैं बदल गया हूं। वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे कुछ कहना चाहती हो। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या हुआ तुम्हें? एला बोली। कल रात मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं वापस नहीं आई। मैंने बस सिर हिलाया। ओह अच्छा। मेरे इस कैजुअल रिस्पॉन्स ने एला को झकझोर दिया। उसे समझ आ गया कि मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि वो आए या ना आए। मैंने फिर कहा, कल रात मैं बहुत बिजी था, काम खत्म करते ही सो गया। सॉरी यार, तुम्हारा काम निपट गया ना? एला ने बस सिर हिलाया। हाँ। इतना कहने के बाद उसे अपनी बेइज्जती ह्यूमिलिएशन महसूस होने लगी। मैंने भी बात आगे नहीं बढ़ाई। विदाई का वक्त और एला का शक। जिस दिन एग्जाम्स खत्म हुए, मैं और एला साहब घर आए। सोफिया पहले से वहां पहुंच चुकी थी। कार से उतरते ही एला ने देखा कि मैं सोफिया के पास गया और उससे बहुत नरमी से बात करने लगा। उस पल एला को एहसास हुआ कि जब से मैंने उसके पीछे कुत्ते की तरह घूमना बंद किया है, मैं एकदम बदल गया हूँ। मेरे चेहरे पर एक अलग ग्लो था और मेरी पढ़ाई भी बेहतर हो गई थी। मैं हमेशा उससे कहता था कि सोफिया के साथ मैं सिर्फ नाटक कर रहा हूं, पर अब हमें साथ देखकर उसे दाल में कुछ काला लग रहा था। अगर ये नाटक भी है, तो क्या ये कुछ ज्यादा ही रियल नहीं लग रहा? हम अंदर गए। मिसेस पोर्टर ने कहा, छोटे मालिक, आपका सामान तैयार है। मैंने कहा, इसे गाड़ी में रखवा दो। एला ने हमारी बातें सुन ली। उसे पता चल गया कि सोफिया मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आई है। जब मैं बाहर निकला, एला हॉलवे में खड़ी थी। उसने मुझे देखा और पूछा, सोफिया भी जा रही है? मैंने हूं कहा। मेरे डैड सीधे वहीं पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सोफिया के साथ ट्रैवल करूं। एला मुझे चुपचाप घूरती रही। मेरा उससे ज्यादा बात करने का मन नहीं था। ठीक है, मैं निकलता हूं। मैं 2 कदम ही चला था कि एला ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प और हार दिख रही थी। मैंने उसे पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। मैं पिछले कई महीनों से उसे अपनी बातों में उलझाए हुए था और वो पागलों की तरह मेहनत कर रही थी, पैसे बचा रही थी और पढ़ रही थी, जैसे उसे मेरी हर बात पर यकीन हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे अचानक शक होने लगेगा। मैंने मना किया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और सोफिया अभी स्कूल में हैं। इतनी जल्दी हम कोई रिश्ता कैसे कंफर्म कर सकते हैं? लेकिन सच तो ये था कि सोफिया हो या ना हो, मेरा और एला का कोई फ्यूचर कभी नहीं हो सकता था। एला ने सीरियस होकर कहा, मुझे तुम पर यकीन नहीं है जैक। मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। उसके साथ न्यूयॉर्क में इतने दिन, कौन जानता है तुम दोनों क्या करोगे? मैंने फिर वही पुराना पैंतरा आजमाया। मैं उसके साथ क्या करूंगा? तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। सोफिया वैसी लड़की नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। एला ने मेरा हाथ और जोर से पकड़ा। मैंने नाक सिकोड़ी। छोड़ो मुझे। बात करनी है तो तमीज से करो।
ये हाथ क्यों पकड़ रही हो? एला ने हाथ नहीं छोड़ा। मैं मानती हूँ कि पहले मेरा रायन के साथ कुछ था, पर जब से मैंने तुम्हें बताया है, मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। मैंने जवाब दिया, मैं भी सीरियस हूँ। तुम्हें कहाँ से लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? एला बेवकूफ नहीं थी। उसे मेरी आवाज में कोई सच्चाई महसूस नहीं हो रही थी। उसने कहा, तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। मैं वाकई तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले जब रायन आया था, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसकी ये बात सुनकर मेरी नजरें एकदम ठंडी पड़ गईं। तो क्या हुआ? तुम ये कहना चाहती हो कि तुम बहुत अट्रैक्टिव हो? तुम ये कहना चाहती हो कि स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का भी तुम्हें पसंद करता है? एला को लगा कि जब भी रायन का जिक्र आता है, मैं चिढ़ जाता हूँ। उसे लगा कि मेरे मन में रायन को लेकर अभी भी पुरानी कड़वाहट है। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, जैक, मैं बस चाहती हूँ कि तुम हमारे रिश्ते को लेकर सीरियस रहो। मैं सच में तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर देख रही हूँ। जब तुम मुझे पसंद करते हो, तो क्या तुम्हें इस प्यार की और कद्र नहीं करनी चाहिए? उसे लग रहा था कि वो इन दिनों बहुत अच्छा बर्ताव कर रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर किस बात से असंतुष्ट हूँ, जो उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा हूँ। मैंने उसके उदास चेहरे को देखा और एक तंज भरी मुस्कान दी। तुम्हें मुझे सोफिया के साथ पढ़ते देख बहुत बुरा लगता है ना? एला की आंखें लाल हो गईं। हाँ, भले ही तुम कहो कि ये सिर्फ पढ़ाई है, पर क्या तुम देखते नहीं कि तुम उसे कितने प्यार से ट्रीट करते हो? जब भी तुम उसे देखते हो, तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक होती है। मेरे साथ तुम वैसे नहीं होते। उस वक्त मैं उसे बहुत ठंडी नजरों से देख रहा था, जैसे कोई अजनबी आउटसाइडर उसका तमाशा देख रहा हो। उसे मेरी यह शांत और ठंडी नजर पसंद नहीं आ रही थी। मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया। मेरे पिता लेकवुड के सबसे अमीर आदमी थे। मैंने कभी पैसों की कमी नहीं देखी थी। लेकिन अपने पिछले जन्म में जब मैं रोज कचरा बीनता था, तब मैंने कैसे दिन काटे थे। मेरे हाथ कभी साफ नहीं होते थे, हमेशा काले और गंदे रहते थे। और मेरी उस हालत की वजह सिर्फ एक थी, मेरा एला से बेपनाह प्यार। मैंने अपनी उंगली उसके स्वेटर के ऊपर से उसके दिल की तरफ पॉइंट की और कहा, क्या यहाँ दर्द होता है? एला ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी नजर में मैं एक ऐसा टूटा हुआ एहसास था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। मैंने उसे बेरुखी से देखा। मेरे शरीर का यह हिस्सा भी कभी दुखता था, शायद तुम्हारे दर्द से हजारों गुना ज्यादा। तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और बदले में तुमने मुझे अपने पैरों तले रौंद दिया। वो एहसास, एला, तुम कभी नहीं समझ सकती। मैं तो अभी भी तुम्हारे साथ बहुत तमीज से पेश आ रहा हूँ। तुम बिना किराया दिए मेरे घर में रह रही हो। बस सोफिया के थोड़ा करीब क्या गया, तुम्हें मिर्ची लग गई? बर्दाश्त नहीं हो रहा? लग रहा है कि तुम्हारा प्राइड घमंड हर्ट हो गया है। अगर तुम मेरी जगह होती, तो शायद अब तक खुदकुशी कर लेती। एला बहस करना चाहती थी। वो कहना चाहती थी कि उसने कुछ नहीं किया। वो तो बस रायन को पसंद करती थी और मेरे करीब नहीं आना चाहती थी। वो इन सब बातों की सफाई दे सकती थी, पर जिस तरह मैं एक-एक शब्द उसे चुभा रहा था, उसके पास कोई जवाब नहीं था। सोफिया की एंट्री। तभी सीढ़ियों के ऊपर सोफिया दिखाई दी। हम दोनों को इस हालत में देखकर वो एक पल के लिए रुकी, खासकर जब उसने देखा कि मेरी उंगली एला के सीने पर है और एला ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। हम दोनों का रिश्ता उस वक्त बहुत इंटीमेट लग रहा था। सोफिया तुरंत मुड़ी और वहां से जाने लगी। मैंने झटके से अपना हाथ एला की पकड़ से छुड़ा लिया। अगर तुम खुश नहीं हो, तो दरवाजा वहीं है, तुम कभी भी जा सकती हो। अब मैं वो पुराना जैक नहीं था, जो उसके पीछे पीछे घूमता था और उसे जाने से रोकता था। इतना कहकर मैं नीचे चला गया। सोफिया दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने चेहरे पर एक मुस्कान लाई और उसके पास गया। चलो चलते हैं। सोफिया ने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैंने एक गहरी सांस ली। मैं ठीक हूं। सोफिया समझ गई कि मैं अभी बात नहीं करना चाहता, इसलिए उसने और कुछ नहीं पूछा। मैं कार में बैठने ही वाला था कि अचानक किसी ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। एला भागती हुई पीछे आई थी। उसने मेरा हाथ थाम लिया। जैक, प्लीज उसके साथ मत जाओ। उसे देखते ही मुझे गुस्सा आ गया। तुम कितनी चिढ़ाने वाली अनोइंग हो, तुम्हें पता है? मेरा आपा खोता देख एला गिड़गिड़ाने लगी। मुझे पता है मेरी गलती है। मैं अब तुम्हें और नाराज नहीं करूंगी। प्लीज रुक जाओ। चलो साथ में न्यू ईयर मनाते हैं। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। उसे नहीं पता था क्यों, पर उसे लग रहा था कि अगर आज मैं चला गया, तो उसे दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। सोफिया हमारे पास ही खड़ी थी। एला को वहां देखकर उसने माथे पर बल डाला। सच तो यह है कि मेरे और एला के मामले में वो हमेशा बहुत सब्र पेशेंस से काम लेती थी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, सोफिया एक कदम आगे बढ़ी। हाथ छोड़ो।
वो हमेशा से शांत रहने वाली लड़की थी। आज उसे मेरे लिए स्टैंड लेते देख मैं भी थोड़ा हैरान रह गया। सोफिया को बीच में बोलते देख एला ने उसे बहुत गुस्से से देखा। मैं जैक से बात कर रही हूँ, तुम्हें इससे क्या? सोफिया ने बहुत ठंडी और सख्त आवाज में कहा। मैंने कहा, हाथ छोड़ो। एला ने ठंडी हंसी के साथ उकसाते हुए कहा, और अगर मैं हाथ न छोड़ूं तो क्या तुम मुझे मारोगी? उसे यकीन था कि सोफिया मेरे सामने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगी। सच तो यह है कि अगर सोफिया उसे मारती तो एला के लिए अच्छा ही होता। वो देखना चाहती थी कि क्या मैं अभी भी सोफिया के साथ रहना चाहूंगा। लेकिन जैसे ही एला की बात खत्म हुई, सोफिया ने बिना सोचे समझे उसे एक जोरदार लात मारी। एला दूर जाकर सीधे दरवाजे से टकराई, पर वो हार मानने वालों में से नहीं थी। जहां चोट लगी थी उस जगह को पकड़ते हुए वो फिर बोली, तुम्हें लगता है जैक वाकई तुम्हारे साथ रहना चाहता है? अगर तुम्हारा परिवार इतना अमीर ना होता, अगर उसके डैड का दबाव ना होता, तो वो तुम्हारे पास फटकता भी नहीं। मैं उसे बरसों से जानती हूँ। क्या मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि वो मुझे कितना पसंद करता है? पहले जब भी तुम आती थी, क्या वो तुम्हें भगा नहीं देता था? अब वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है ताकि अपने ग्रेड सुधार सके और मुझे नीचा दिखा सके। क्या तुम्हें लगता है तुम उसके लिए बोलने के काबिल भी हो? पुरानी बातें सोफिया को हमेशा परेशान करती थीं। एला की याद दिलाने पर सोफिया ने अपनी नजरें झुका लीं। जैक तुम्हारी जागीर नहीं है। भले ही वो तुम्हें पसंद करता हो, पर तुम उसकी लाइफ के फैसले नहीं ले सकती। एला मुस्कुराई, तो तुम मानती हो कि वो मुझे पसंद करता है? बुरी तरह पिटने और चोट लगने के बाद भी वो ऐसे बर्बाद कर रही थी जैसे वही जीत रही हो। तभी चटाक, एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। आसपास खड़े सब लोग सन्न रह गए। वो थप्पड़ मारने वाला कोई और नहीं, मैं था। मेरी भवें गुस्से से तनी हुई थी। एला, क्या मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा इज्जत दे दी है? एला ने गुस्से में मेरी तरफ देखा। जैक, मैंने उसे बीच में ही काट दिया। सूफिया के सामने ये सब बोलने की तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अगर तुम अभी भी चाहती हो कि मेरे पिता तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई का खर्च उठाएं, तो अपनी जबान पर लगाम लगाओ और अपनी हद में रहना सीखो। एला ने मुझे देखा। मेरा चेहरा बिल्कुल गंभीर था। मैं अब वो पुराना जैक नहीं था जो उसके पीछे पीछे घूमता था। मैं वापस वही अनटचेबल अमीर घराने का वारिस बन चुका था, जैसा हम पहली बार मिले तब था। ग्रीन हाउस के सभी नौकर वहां मौजूद थे और एला को अपनी हालत एक जोकर जैसी लग रही थी। मेरे बर्ताव ने साफ कर दिया था। मैं सोफिया की तरफ था। मैंने एला को इग्नोर किया और सोफिया से कहा, चलो चलते हैं। न्यूयॉर्क, एक नई दुनिया। पूरा रास्ता सन्नाटे में बीता। सोफिया मेरे बगल में बैठी थी, पर कुछ बोल नहीं रही थी। वो दुखी लग रही थी और मुझे अंदाजा था कि इसकी वजह एला है। एला की बातों को दिल पर मत लो। सोफिया ने बस एक ठंडी हो हेम्प की आवाज निकाली। मैंने फिर पूछा, सोफिया, क्या तुम नाराज हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपनी जेब से एक कैंडी निकाली और खाने लगा। तुम्हें चाहिए? उसने रूखेपन से मना कर दिया। नहीं, शुक्रिया। जब हम न्यूयॉर्क पहुंचे तो काफी रात हो चुकी थी। कार से उतरते ही मैंने देखा कि एंट्रेंस के सामने काली लग्जरी कारों की एक लंबी लाइन खड़ी थी। सूट पहने लोग कतार में ऐसे खड़े थे जैसे इंस्पेक्शन के लिए तैयार हो। सबसे आगे खड़े आदमी ने सोफिया को देखते ही छाता निकाला और पास आया। मिस। सोफिया का बर्ताव एकदम बेरुखी भरा था। मिस्टर सन। मिस्टर सन ने इशारा किया। प्लीज कार में बैठिए मिस। सोफिया ने मेरी तरफ देखा। पहले इसे घर छोड़ दो। मिस्टर सन मुस्कुराए। ये यंग मास्टर ग्रीन है। सही कहा ना? हमने उन्हें घर छोड़ने के लिए अलग कार का इंतजाम किया है। तभी एक और आदमी आगे बढ़ा। यंग मास्टर ग्रीन। मैंने हाथ हिलाकर मना किया। जरूरत नहीं है। मेरे डैड ने पिकअप का इंतजाम किया है। सोफिया, तुम जाओ। मैं इस ताम झाम का आदी नहीं था और इस भीड़ भाड़ में नहीं फंसना चाहता था। तभी मेरी नजर सेक्रेटरी वोंग पर पड़ी, जो मेरे पिता की तरफ से आई थी। उन्हें देखकर मुझे लगा जैसे कोई मसीहा सेवियर मिल गया हो। मिस वोंग। मिस वोंग बोली, मिस्टर क्रीम ने मुझे आपको लेने भेजा है। मैंने सोफिया की तरफ देखा। तो मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। सोफिया मुझे अपनी कार में बैठते हुए देखने के बाद ही वहां से निकली। मिस वोंग ने अगली सीट पर बैठते हुए कहा, मिस्टर क्रीम अभी मीटिंग्स में बिजी है, वो कुछ दिनों बाद आएंगे। उन्होंने मुझे आपका ख्याल रखने को कहा है। मैंने सादगी से कहा, शुक्रिया कि आप मुझे लेने आई। मिस वोंग मुस्कुराई। बिल्कुल नहीं, ये तो मेरा काम है। मैं विला पहुंचा और नहाने चला गया। हाउसकीपर ने डिनर तैयार करके ऊपर भेज दिया था।
खाना खाते हुए मैंने मिसेस पोर्टर को कॉल किया। मिसेस पोर्टर ने बताया, मिस एला ने डिनर नहीं किया। क्या हमें उनके कमरे में जाकर देखना चाहिए? मैंने तुरंत कहा, उन्हें देखने की क्या जरूरत है? अगर वो नहीं खाना चाहती तो छोड़ दीजिए। अब उनकी खुशामद कौन करेगा? साफ दिख रहा था कि मुसीबत उन्होंने ही शुरू की थी और अब वो उल्टा मुझे ही दोष दे रही हैं। मिसेस पोर्टर बोली, मिस सोफिया की लात काफी जोरदार थी। उन्हें चोट तो आई है, पर डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक है, कुछ दिन आराम करेंगी तो रिकवर हो जाएंगी। मैं ठंडी हंसी हंसा, जब तक वो जिंदा है तब तक सब ठीक है। मेरी बेरुखी सुनकर मिसेस पोर्टर ने मन ही मन एक आह भरी। उन्हें समझ आ गया था कि अब मेरे दिल में एला के लिए कोई जगह नहीं बची है। न्यूयॉर्क की तन्हाई और सूफिया की याद। मिसेस पोर्टर से बात खत्म करने के बाद मैंने अपना फोन चेक किया और सोफिया को इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजा, पहुंच गई तुम? मुझे नहीं पता था कि वो क्या कर रही होगी। मुझे थोड़ी चिंता थी कि वो अब भी मुझसे नाराज है। एला ने जो कुछ भी कहा था वो वाकई बहुत कड़वा था। सोफिया ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे उसे इंस्टाग्राम इस्तेमाल करना पसंद नहीं। मैंने उसे एक नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज भी भेजा, पर फिर भी कोई जवाब नहीं आया। थक कर मैं सो गया। अगले 2 दिनों तक मैं प्रॉपर्टीज देखने में बिजी रहा। आजकल मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने में बहुत मजा आ रहा था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद जब मैंने वक्त देखा तो एहसास हुआ कि पिछले 2 दिनों से मेरा सोफिया से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। पिछले जन्म में मुझे न्यूयॉर्क में सोफिया की लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता था, सिवाय उस वक्त के जब मैं मरने वाला था और उसने मुझे याद रखा था। न्यूयॉर्क जैसी अजनबी जगह में आकर मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं सोफिया से मिलना भी चाहूं तो मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। तभी मिस वोंग का कॉल आया कि मेरे अंकल मुझसे मिलना चाहते हैं। मेरी माँ न्यूयॉर्क से थी, पर जहां तक मुझे याद है मेरे अंकल का हमारे परिवार से ज्यादा वास्ता नहीं रहा। पहले हम त्योहारों पर मिल लेते थे, पर बाद में वो भी बंद हो गया। अब जब मैं न्यूयॉर्क में था तो शिष्टाचार के नाते उनसे मिलना जरूरी था। एक अचानक मुलाकात। एस्टेट के गेट पर ड्राइवर ने दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा मेरी नजर सोफिया पर पड़ी। काले कपड़ों में 2 लोग उसके पीछे चल रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो यहां मिल जाएगी। मैं उसके पीछे भागा। सोफिया। सोफिया मुड़ी और मुझे देखा। उसकी हमेशा ठंडी रहने वाली आंखों में एक पल के लिए नरमी झलकी। उसने अपने साथ वाले लोगों से कुछ कहा और वो आगे बढ़ गए। मैं उसके पास पहुंचा। क्या इत्तेफाक है, तुम यहां मिल गई? सूफिया मुझे खामोशी से देखती रही। उसका ठंडा चेहरा देखकर मैंने पूछा, क्या तुम बिजी हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। सच कहूं तो मैं जानना चाहता था कि वो क्या कर रही है, पर उसकी बेरुखी देखकर मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने मन में, पहले मैं एला का पालतू कुत्ता था और अब मैं सोफिया का पालतू कुत्ता नहीं बनना चाहता था। मैं जाने के लिए मुड़ा गया। जैसे ही मैं मुड़ा सोफिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने मुड़कर उसकी आंखों में देखा। क्या तुम नाराज नहीं हो? उसने मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा, क्या तुमने खाना खाया? मैंने सिर हिलाया। नहीं, अभी तक नहीं। सारा दिन बिजी था और अब यहाँ अंकल के साथ डिनर है। क्या तुम साथ चलना चाहोगी या तुम्हारे पास और भी काम है? सोफिया बोली, बिजी नहीं हूं। सोफिया का डर और मेरा एहसास। मैं उसे डिनर पर ले गया। अंकल अभी तक पहुंचे नहीं थे, इसलिए हम वीआईपी रूम में बैठ गए। आखिरकार मुझे उस दिन के बारे में बात करने का मौका मिला। क्या तुमने मुझे इग्नोर करने का प्लान बनाया था? सोफिया ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मेरा अक्स रिफ्लेक्शन था। उसने धीमे से कहा, मैं थोड़ी नाखुश अनहैप्पी हूं। क्यों? ये पहली बार था जब मैंने उसे अपनी नाखुशी जाहिर करते सुना था। सोफिया ने अपनी आंखें झुका ली। उनमें एक अकेलापन था। मुझे बस ऐसा लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। उसकी बात सुनकर मेरा दिल पसीज गया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं उसे बहुत पसंद करता था। अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि मेरी बेताबी उसे डरा देगी, जो अभी भी बहुत मासूम इनोसेंट थी, तो मैं खुद को इतना रोक कर नहीं रखता। वो आगे बोली, तुम्हारे ग्रेड्स अब बहुत अच्छे हो गए हैं। जब रिजल्ट्स आ जाएंगे तो क्या तुम तब भी मेरी परवाह करोगे? वो बहुत खामोशी से अपनी भावनाओं को जाहिर कर रही थी। मैं उसे देखता रहा। मेरी आंखों के किनारे धीरे धीरे लाल होने लगे। वो खुद इतनी शानदार वंडरफुल थी,
फिर भी मेरे सामने उसे ये डर सता रहा था कि मैं उसे पसंद नहीं करता। एला, जो हर मामले में सोफिया से मीलों पीछे थी, न जाने किस घमंड में चूर रहती थी। उसे लगता था कि मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। मैंने सोफिया की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी नजर में क्या मैं इतना बेरहम हूं कि तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा और फिर तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकूंगा? सोफिया ने आखिरकार मेरी तरफ देखा। उस दिन एला के सामने मेरा बर्ताव और उसके सामने मेरा बर्ताव, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। शायद उस पल सोफिया को लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो मेरे लिए एला से बढ़कर कभी नहीं हो पाएगी। उसकी खामोशी देखकर मैंने पूछा, क्या तुम इसी बात को लेकर नाराज थी? सोफिया ने सादगी से कहा, तुम मेरे सामने कभी गुस्सा नहीं करते। मैं मुस्कुराया, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम पर चिल्लाऊं? पर अगर मैंने तुम पर गुस्सा किया और तुम डर कर भाग गई तो? तुम तो वैसे भी ऐसी लगती हो जैसे कभी भी गायब हो जाओगी। सूफिया ने मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, मैं पिछले 2 दिनों से घर पर ही थी। मैंने फिक्र जताते हुए पूछा, क्या तुम घर पर खुश नहीं हो? क्या कोई तुम्हें परेशान करता है? सच कहूं तो मैं बहुत क्यूरियस क्यूरियस था कि वो हमेशा अपने अंकल के यहाँ क्यों रहती है। क्या उसके पिता का बर्ताव उसके साथ अच्छा नहीं है? मैंने सुना था कि उसकी माँ का इंतकाल जल्दी हो गया था और घर में एक सौतेली माँ है। सोफिया ने मना कर दिया, नहीं, मेरे पिता और सौतेली माँ मुझे बहुत अच्छी तरह ट्रीट करते हैं, बहुत तमीज पोलाइटली से, पर उनमें एक ठंडापन चिल कोल्ड है। वो मेरी बहन को पसंद करते हैं, पर मुझे तुम्हारी तरह कोई नहीं चाहता। यह सुनकर मैं सब समझ गया। वो अपने परिवार की बात नहीं कर रही थी, बल्कि उनके ठंडे बर्ताव का जिक्र करके मुझे ताना मार रही थी, क्योंकि उसने देखा था कि मैं एला को फैमिली की तरह ट्रीट करता हूँ, जबकि उसे एक बाहरी आउटसाइडर की तरह। मैंने सोफिया से कहा, तुम्हारा परिवार तुम्हारे बारे में क्या सोचता है मैं नहीं जानता, पर तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो। सोफिया ने पूछा, सच में? मैंने मुंह बनाया, तुम्हें यकीन नहीं है? मैं तो यहां तक सोच रहा हूं कि ग्रेजुएशन के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा और फिर हमारे 7-8 बच्चे होंगे। 7-8 बच्चे सुनते ही सोफिया के होश उड़ गए। बकवास मत करो। उसने झेपते हुए पानी का गिलास उठाया। उसे इस तरह छेड़ना वाकई बहुत मजेदार था और मेरा मूड एकदम फ्रेश हो गया। सच में मैं सीरियस हूं और तुम्हें फिर भी यकीन नहीं है। मैं शायद तुम्हें समझा नहीं सकता कि मैं अभी तुम्हारे साथ इतना अच्छा क्यों हूं, पर ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारे साथ रहना यही मेरा असली इरादा है। सोफिया बोली, मैं बस तुम्हें दूसरों की वजह से दुखी नहीं देखना चाहती। मैंने कहा, वो इसलिए क्योंकि मुझे महसूस होता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जब भी मैं अपने पिछले जन्म के बारे में सोचता हूँ, मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। सिर्फ सोफिया को देखकर ही मुझे थोड़ा सुकून मिलता है। सोफिया ने मुझे जिस नजर से देखा, उसमें मेरे लिए ढेर सारा प्यार और दर्द था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरे लिए क्या कर सकती है। मैंने कहा, खैर जो भी हो, चाहे मेरे ग्रेड्स कितने भी अच्छे हो जाएं, मैं एला के कहे अनुसार तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। मैं उसके साथ कभी नहीं जाऊंगा। भले ही उसे पता नहीं था कि मैं सच बोल रहा हूं या नहीं, पर मेरी इन बातों ने उसे बहुत सुकून पहुंचाया। पिछले 2 दिनों से उसके दिल में जो बेचैनी थी, वो गायब हो गई। वैसे भी मैंने अपने दिल में तुम्हें चुन लिया है। अगर तुम्हें बाद में मुझसे कोई एतराज ना हो, तो चलो शादी कर लेते हैं। सूफिया ने अपनी भौहें चढ़ाईं। सच में? मैंने तुरंत कहा, बेशक। बस अभी ग्रेजुएशन नहीं हुई है। मेरे डैड भी नहीं चाहते कि मैं इतनी जल्दी किसी रिश्ते में पड़ूं। इसलिए हमें इंतजार करना होगा। और हाँ, एला की बातों को खुद पर हावी मत होने देना। उसकी कोई औकात नहीं है कि वो तुम्हारी बराबरी कर सके। सोफिया को ये शब्द दुनिया के सबसे मीठे शब्द लगे। तभी मेरे अंकल वहां पहुंचे। अंकल चियाओ जिवान ने अपनी कुर्सी खींची और बैठने ही वाले थे कि उनकी नजर सोफिया पर पड़ी। वो दंग रह गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उन्हें पता था कि बगल वाले कमरे में थॉर्नटन परिवार अपनी बड़ी बेटी के लिए एक वेलकम पार्टी दे रहा है, जो अभी अभी वापस लौटी है। और वो बेटी कोई और नहीं, बल्कि सोफिया थी, जो इस वक्त पार्टी छोड़कर मेरे साथ यहाँ बैठी थी। मैंने अंकल को हैरान देखकर पूछा, आपका मतलब सोफिया से है? ये मेरी दोस्त है। हम साथ में लेकवुड से आए हैं और ये मुझे पढ़ाती भी है। अंकल जिवान को अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो तुमने आखिरकार इसके साथ होने का फैसला कर ही लिया? अंकल चियाओ जिवान थोड़े हैरान थे। उन्हें याद था कि मैं हमेशा सोफिया के करीब आने से कतराता था
और घर की उस वेल्स लड़की एला के पीछे हाथ धोकर पड़ा रहता था। इसलिए अंकल ने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। मैंने बस एक हूं किया और कहा, मैं अपने मामलों में डैड की बात सुनता हूँ। हालांकि यह बात मेरे मुंह से जरा भी सच नहीं लग रही थी, पर अंकल को समझ नहीं आया कि क्या बोले। वो सोफिया को देख रहे थे, पर उसके सामने कुछ भी कहना उन्हें ठीक नहीं लगा। मैंने बात बदलने के लिए कहा, अंकल, हम कितने वक्त बाद मिल रहे हैं? अंकल बोले, तुम्हें यहाँ आना कब पसंद था? हमेशा लेकवुड के उस छोटे से कोने में छिपे रहते थे और दिन भर उस वेल्स लड़की के पीछे अपनी फैमिली की नाक कटवाते रहते थे। यह सुनकर मैं शर्म से एकदम लाल हो गया। अभी अभी मैंने सोफिया को इतना मनाया था, और अब अंकल आग में घी डालने का काम कर रहे थे। मैंने खांसते हुए कहा, एला के साथ मेरा सब कुछ बहुत पहले खत्म हो चुका है, प्लीज अब उसका नाम मत लीजिए। अंकल चियाओ हंसे, इतनी अच्छी चीज क्यों खत्म हो गई? क्या तुम लोगों का झगड़ा हो गया? मैं झल्लाकर चिल्लाया, अंकल, मैंने सफाई दी कि अब मैं उससे कोसों दूर रहूंगा। अंकल चियाओ ने मेरी तरफ देखा, तुम्हारे पिता वाकई कमाल के हैं। उन्होंने तुम्हें इतना आज्ञाकारी बना दिया है। सोफिया को पहले ही शक था कि मैं उसे सिर्फ ट्यूशन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने तुरंत उसका हाथ थामा और खाना परोसते हुए कहा, अब नाराज मत हो, मुझे एला में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सब डैड की वजह से नहीं, मेरी अपनी मर्जी है। तभी अंकल चियाओ का फोन बजा। मिस्टर चियाओ, थॉर्नटन खानदान की छोटी बेटी छोटी सोफिया बस सोफिया थॉर्टन तमाशा कर रही है। वो कह रही है कि अगर आप सामने नहीं आए तो वो पूरा होटल तहस नहस कर देगी। अंकल चियाओ ने माथे पर हाथ रख लिया और अपनी बड़ी भतीजी सोफिया बाय सेलेस्ट की तरफ देखा, जो शांति से बैठी थी। बड़ी बहन चुप थी और छोटी ने कोहराम मचा रखा था। यह रिसोर्ट होटल अंकल चियाओ का ही था, इसलिए उन्हें खड़ा होना पड़ा। होटल का कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा, तुम लोग खाओ। उनके जाते ही मैंने चैन की सांस ली। अंकल को कुछ नहीं पता, उनकी बातों पर ध्यान मत देना। सूफिया ने बस धीमे से कहा, नहीं दूंगी। तभी उसका भी फोन बजा और उसने बिना देखे काट दिया। मैंने पूछा, क्या कोई जरूरी काम है? तुम न्यूयॉर्क आई हो तो कोई ना कोई वजह तो होगी। सोफिया बोली, कुछ खास नहीं, बस बड़ों के साथ बोरिंग डिनर है। मुझे यहाँ शांति पसंद है। थोड़ी ही देर में एक सर्वर भागता हुआ आया और सोफिया से बोला, मिस थॉर्नटन, हमारे मालिक अंकल चियाओ आपको बुला रहे हैं। सोफिया ने पूछा, तुम्हारे मालिक वही मिस्टर चियाओ है जो अभी यहाँ से गए? अगर चियाओ जवान कोई मामूली इंसान होते तो सोफिया उन्हें भाव भी नहीं देती, पर वो मेरे अंकल थे। छोटी सोफिया का आतंक। बगल वाले वीआईपी रूम में सर्वर कांप रहे थे। छोटी सोफिया थॉर्नटन एक बेहद कीमती गुलदस्ते वास के सामने खड़ी थी। अंकल चियाओ चिल्लाए, नहीं, रुको। पर कड़क की आवाज आई और गुलदस्ता जमीन पर चकनाचूर हो गया। अंकल का दिल रो रहा था। वो एंटीक बड़ी मुश्किल से मिला था, पर वो थॉर्नटन खानदान की छोटी शैतान थी। वो कुछ कर नहीं सकते थे। छोटी सोफिया ठंडी हंसी के साथ बोली, बेहतर होगा कि तुम्हें पता हो मेरी बहन कहाँ है। अगर वो खो गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अंकल बोले, वो कैसे खो सकती है? हमारा एस्टेट पूरी तरह सुरक्षित है। वो खुद यहां नहीं आना चाहती थी। इसमें मेरी क्या गलती? छोटी सोफिया ने तीखी नजरों से उन्हें देखा, पर मेरी बहन तुम्हारे एस्टेट से ही गायब हुई है। इतना कहकर उसने एक और कीमती सजावट का सामान उठा लिया। अंकल चियाओ की तो रोने वाली हालत हो गई थी। प्लीज मिस, ऐसा मत कीजिए। वेटर गिड़गिड़ा रहा था। तभी मेरी आवाज गूंजी। अंकल चियाओ ने सिर उठाकर देखा। मैं और सोफिया दरवाजे पर खड़े थे। फर्श पर बिखरे कीमती टुकड़ों को देखकर सोफिया की भौहें तन गईं। उसकी नजर सोफिया थॉर्नटन पर पड़ी। इसे नीचे रखो। छोटी सोफिया बचपन से ही थॉर्नटन खानदान की लाडली शैतान रही थी। वो जहां भी जाती तबाही मचाती थी। अपनी माँ की शह पाकर वो किसी से नहीं डरती थी। लेकिन जैसे ही बड़ी बहन सोफिया बोली, उस नन्ही तबाही ने डर के मारे तुरंत हाथ में पकड़ा सामान नीचे रख दिया। ये देख अंकल चियाओ की जान में जान आई। छोटी सुफिया दौड़कर बड़ी बहन के पास आई। दीदी, आप कहाँ चली गई थी? मुझे लगा किसी ने आपको किडनैप कर लिया। बड़ी सोफिया ने ठंडी आवाज में कहा, क्या अब तुम मुझे कंट्रोल करोगी? छोटी सोफिया तुरंत माफी मांगने लगी। नहीं, मैं तो बस फिक्रमंद थी। मॉम डैड बस पहुंचने ही वाले हैं। अगर उन्होंने आपको नहीं देखा तो वो मुझे ही डांटेंगे। बड़ी सोफिया उसके साथ जरा भी नरम नहीं हुई। माफी मांगो। छोटी सोफिया ने अंकल चियाओ की तरफ देखा और बुदबुदाई, सॉरी। अंकल चियाओ दंग थे। उन्होंने उस लिटिल डेमन को इतना आज्ञाकारी कभी नहीं देखा था। उन्होंने हाथ हिलाया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
तभी दरवाजे से एक महिला की आवाज आई, सोफिया थॉर्नटन। छोटी सोफिया भागकर उनके पास गई। मॉम! अंकल चियाओ आगे बढ़े। मिसेस थॉर्नटन। मिसेस थॉर्नटन के चेहरे पर एक बनावटी मगर सौम्य मुस्कान थी। अभी कार से उतरी ही थी कि खबर मिली, मेरी बेटी ने यहाँ फिर से हंगामा किया है। आई एम सॉरी मिस्टर चियाओ, जो भी नुकसान हुआ है हम पूरा मुआवजा देंगे। घर जाकर इसे सब सिखाया जाएगा। मैं सोफिया के पास खड़ा उसकी स्टेप मदर सौतेली माँ को देख रहा था। वो काफी यंग लग रही थी, जैसे सोफिया की बड़ी बहन हो। अंदर लोगों की भीड़ लगी थी। हर कोई लेकवुड से लौटी बड़ी बेटी की एक झलक पाने को बेताब था। मिसेस थॉर्नटन सोफिया के पास आई। मैंने अभी सुना कि तुम कहीं गायब हो गई थी। मैं बहुत फिक्रमंद थी। तुम न्यूयॉर्क में नहीं हो, यहाँ किसी को नहीं जानती। ऐसे अकेले मत घूमो, अपने साथ लोगों को रखा करो। सोफिया ने बेरुखी से जवाब दिया। मैं बेवकूफ नहीं हूं, मिसेस थॉर्नटन। मिसेस थॉर्नटन ने देखा कि सोफिया उन्हें जरा भी घास नहीं डाल रही, पर वो कुछ कह नहीं पाई। उन्होंने छोटी सोफिया से कहा, अपनी बहन का ख्याल रखना। सोफिया मुझे लेकर ऊपर सेकंड फ्लोर पर चली गई, जहां शांति थी। वो नीचे के शोर शराबे में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थी। वो चुपचाप मेरे लिए फल छीलने लगी। छोटी सोफिया हमारे पीछे आई थी, पर बड़ी सोफिया ने उसे शोर मचाने के जुर्म में वहां से भगा दिया। मैं अपने अंकल से मिलने आया था, पर वो मिसेस थॉर्नटन की चापलूसी में इतने बिजी थे कि उन्हें मेरी तरफ देखने का वक्त नहीं था। तभी मेरी नजर नीचे एक महिला पर पड़ी, जो इवनिंग गाउन में एक छोटी लड़की के साथ खड़ी मिसेस थॉर्नटन से बात कर रही थी। उस औरत का चेहरा एला से बहुत मिलता जुलता था। नैन नक्श एकदम वैसे ही थे। सूफिया ने मुझे गौर करते देख पूछा, देख लिया पूरा? मैंने कहा, काफी रौनक है यहाँ। ये सब तुम्हारे लिए आए हैं। सोफिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मेरे लिए नहीं, ये सब बस तमाशा देखने आए हैं, और मैं वो तमाशा हूं। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे डैड क्या करते हैं? काफी रसूख वाले लग रहे हैं। वहां सेलिब्रिटीज के अलावा बड़े बड़े अधिकारी और रईस लोग थे। सोफिया बोली, पता नहीं, वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। काफी इंतजार के बाद अंकल चियाओ ऊपर आए। जैक, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं, जल्दी जाओ और आराम करो। मैंने कहा, अभी? अभी तो बहुत जल्दी है। अंकल जरा सख्त थे। मैं तुम्हें घर छोड़ रहा हूं। मुझे समझ नहीं आया कि वो इतनी जल्दी में क्यों है। मजबूरन मुझे सोफिया से कहना पड़ा, तो मैं चलता हूं। मेरे अंकल बुला रहे हैं, शायद उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने सोफिया की तरफ देखा और शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें याद करूंगा। सूफिया मुझे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में वही पुरानी नरमी थी। नीचे उतरते वक्त मेरी नजर फिर उसी औरत पर पड़ी, जो एला जैसी दिख रही थी। उसने अंकल चियाओ को ग्रीट किया। मिस्टर चियाओ, मैं मिसेस लिन हो, क्या मुझे आपका बिजनेस कार्ड मिल सकता है? अंकल ने सिर हिलाकर हामी भर दी। अंकल चियाओ खुद मुझे घर छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में मैंने उनसे पूछा, अंकल, वो औरत कौन थी जिसने अभी आपको ग्रीट किया? अंकल बोले, उनका लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है। उनके पति मेरे साथ कुछ डील्स कर रहे हैं। तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने फिर पूछा, उनका मायके का नाम क्या है? अंकल ने जवाब दिया, शाओ। तुम न्यूयॉर्क में नए हो, क्या यहाँ किसी को जानते हो? मैंने सिर हिलाया, शायद मुझे गलत फहमी हुई है। पर शाओ सरनेम सुनते ही मेरा शक 80% यकीन में बदल गया। पिछले जन्म में मैंने एला को खुश करने के लिए उसकी माँ को खोजने में अपनी पूरी जान लगा दी थी। मुझे याद है कि मैंने उसकी माँ का सुराग ढूंढ भी लिया था, पर उसके बाद क्या हुआ, एला ने मुझे कभी नहीं बताया। तभी अंकल चियाओ की आवाज गूंजी, अब से सोफिया के करीब मत जाना। मैं चौंक गया। क्यों? आज भी आपने उसके सामने वैसी बातें जानबूझकर कही थी। पर क्यों? अंकल बोले, जैक, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारा रिश्ता अच्छा है ना, वो एला नाम की लड़की? मैंने चिढ़कर कहा, पर अब मैं सोफिया को पसंद करता हूँ और डैड भी यही चाहते हैं। आपको इसमें क्या दिक्कत है? अंकल चियाओ ने एक ठंडी सांस ली। मुझे नहीं पता तुम्हारे पिता क्या सोच रहे हैं, पर मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ रहो। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती, तो वो भी कभी नहीं चाहती कि तुम थॉर्नटन खानदान की बेटी से शादी करो। अपनी माँ का जिक्र सुनते ही मैं खामोश हो गया। अंकल ने मुझे गेट पर छोड़ा और कार से ही कहा, मेरी बात सुनो, सोफिया से दूर रहो, लेकवुड में ही रहो।
वहीं किसी को ढूंढ कर शादी कर लो। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। तुम्हें थॉर्नटन खानदान जैसी ऊंची सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं गेट पर खड़ा उन्हें देखता रहा। अब समझ आया कि अंकल मुझे पार्टी से इतनी जल्दी क्यों ले आए। वो नहीं चाहते थे कि मैं और सोफिया और करीब आए। एला का घर और पुराना वादा। इधर न्यूयॉर्क में मैं मजे कर रहा था और लेकवुड में मिसेस पोर्टर ने सबको छुट्टी दे दी थी। एला अपने पुराने घर वापस चली गई थी। शाम को उसके पिता मिस्टर वेल्स शिफ्ट खत्म करके घर आए। एला को अकेला देखकर उन्होंने पूछा, तुम यहाँ ग्रीन हाउस में क्यों नहीं रुकी? एला का मूड बेहद खराब था। जैक न्यूयॉर्क चला गया है। ग्रीन हाउस में अब कोई नहीं है। मिस्टर वेल्स हैरान हुए। अगर वो न्यूयॉर्क गया तो तुम्हें साथ क्यों नहीं ले गया? एला ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे का दरवाजा पटक कर बंद कर लिया। उसे मेरा वो पुराना वादा याद आ रहा था। मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने के लिए लोग लगा रहा हूँ। जैसे ही कोई खबर मिलेगी सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। पहले उसे मेरी किसी चीज में दिलचस्पी नहीं थी, पर अपनी माँ को लेकर वो बहुत सीरियस थी। उसे डर था कि कहीं मैं न्यूयॉर्क जाकर उसे और उसके काम को भूल न गया हूं। सोफिया की वजह से जो थप्पड़ मैंने उसे मारा था, उसकी जलन अभी भी उसके दिल में बाकी थी। तभी रायन का मैसेज आया, एला न्यूयॉर्क में मजा आ रहा है। रायन ने मेरा स्टेटस देख लिया था और उसे लगा एला मेरे साथ है। ये मैसेज एला के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। अगली सुबह मेरी नींद भी नहीं खुली थी कि हाउसकीपर ने दरवाजा खटखटाया। यंग मास्टर, मिस सोफिया आई है। मैं हड़बड़ा कर नीचे उतरा। सोफिया लिविंग रूम की खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हुआ और अंगड़ाई लेते हुए बोला, देखो, बर्फ गिर रही है। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी नजरों में एक अजीब सी खामोशी थी। मुझे पजामे में नीचे आते देख सोफिया ने पूछा, अभी तक सोकर नहीं उठे? मैंने उसे देखा और मुस्कुराया। सोने का ही इरादा था, पर सुना कि तुम यहाँ हो तो बस नीचे आ गया। अचानक कैसे आना हुआ? सोफिया बोली, मैं फ्री थी तो सोचा तुमसे मिल लूं। वैसे भी घर पर कुछ मजेदार नहीं है। पिछले कुछ दिनों से थॉर्नटन हाउस में सब उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। उसे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही थी। उसे थॉर्नटन हाउस के घुटन भरे माहौल से ज्यादा मेरे विला की शांति पसंद थी। मैंने कहा, फिर तो नाश्ता करते हैं और स्कीइंग के लिए चलते हैं। अगले 2 दिन सोफिया के साथ बर्फ में खेलते हुए बीते। मैं बहुत खुश था। न्यू ईयर से 2 दिन पहले मेरे डैड रिचर्ड क्रीन न्यूयॉर्क वापस आ गए। जब मैं और सोफिया घर लौटे तो डैड सोफे पर बैठे थे और उनके साथ सोफिया की सौतेली माँ मिसेस थॉर्नटन थी। मुझे देखते ही वो मुस्कुराईं। क्या ये मिस्टर क्रीन के बेटे हैं? कितने हैंडसम हैं। मैंने उन्हें गौर से देखा। हम पिछली बार मिल चुके थे, पर वो ऐसे नाटक कर रही थी जैसे मुझे जानती ही ना हो। मैंने पूछा, मुझे आपको क्या कहकर बुलाना चाहिए? डैड बोले, इन्हें आंटी कहो। ये सोफिया की स्टेप मदर हैं। सोफिया ने हैरान होकर पूछा, आंटी, आप यहाँ क्यों हैं? मिसेस थॉर्नटन ने प्यार जताते हुए कहा, तुम्हारे डैड आज रात वापस आ रहे हैं तो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तुम आजकल घर पर रुकती ही नहीं, हमेशा बाहर रहती हो। ये अच्छी बात नहीं है ना? सोफिया ने कहा, मैं यहाँ ठीक हूँ। मिसेस थॉर्नटन मुस्कुराई। मैं जानती हूँ तुम्हारे और यंग मास्टर क्रीन के बीच अच्छे रिश्ते हैं, पर तुम रोज तो साथ नहीं रह सकती, है ना? एक बार घर चलो, फिर जब चाहो इनसे मिल लेना। सोफिया को एहसास हुआ कि वो वाकई कई दिनों से मेरे पास थी और थॉर्नटन खानदान ने खुद किसी को उसे लेने भेजा है, तो मना करना मुश्किल होगा। उसने मुझसे कहा, तो मैं चलती हूँ। मैंने सिर हिलाया, हूँ। उनके जाने के बाद मैं डैड के पास बैठ गया। डैड ने पूछा, कहाँ मजे कर रहे थे? मैंने कहा, स्कीइंग करने गए थे, बहुत मजा आया। डैड ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, मैंने सुना है जब से तुम यहाँ आए हो तुमने काफी सारी प्रॉपर्टीज खरीदी हैं? मैं मुस्कुराया। बस फ्री टाइम था तो सोचा कुछ देख लूं। डैड भी हंसे। तुम्हें आजकल प्रॉपर्टी और जमीन खरीदने का क्या भूत सवार है? अगर मेरे पास सेविंग्स न होती तो तुम अब तक सब लुटा चुके होते। मैंने डैड को यकीन दिलाया, चिंता मत कीजिए डैड, मैं पैसे बर्बाद नहीं कर रहा। बस 2 साल रुकिए, फिर आपको दिखेगा कि न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी खरीदना कितना सही फैसला था।
दोबारा जन्म लेने के बाद मेरा एक ही मकसद था, पैसा कमाना। मैंने बात आगे बढ़ाई। और वो जो पिछली बार फोन बनाने वाले आदमी आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए आए थे, मुझे लगता है आपको हाँ कर देनी चाहिए। वो फ्यूचर में बहुत पैसा कमाएंगे। मुझे पता था कि वो बंदा आने वाले समय में फोन इंडस्ट्री का राजा बनेगा। मैं डैड को ये मौका खोने नहीं देना चाहता था। डैड ने सिर हिलाया। चलो, बेटे ने कहा है तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। उसका कॉल आया था मुझे। अगले दिन डैड मुझे मेरी माँ की कब्र पर ले गए। इतने सालों बाद मैं न्यूयॉर्क आया था और माँ यहीं दफन थी। डैड ने कब्र पर फूलों का गुलदस्ता रखा और माँ से मेरी बातें करने लगे कि मैं बड़ा हो गया हूँ, सुधर गया हूँ, मेरे ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं और सोफिया के साथ भी मेरी जम रही है। मैं चुपचाप खड़ा पत्थर पर लगी माँ की फोटो देख रहा था। मैं बिल्कुल अपनी माँ पर गया था, पर बचपन की कोई याद मेरे पास नहीं थी। पहाड़ से नीचे उतरते वक्त मैंने पूछा, डैड, माँ न्यूयॉर्क में क्यों दफन है, जबकि हम लेकवुड में रहते हैं? डैड ने उदासी से जवाब दिया, तुम्हारी माँ लेकवुड शिफ्ट होना चाहती थी। हम वहां रहे भी, पर बाद में वो बीमार पड़ गई और मैं इलाज के लिए उन्हें यहाँ ले आया। फिर उन्हें वापस नहीं ले जा सका। उस वक्त मैं बहुत छोटा था। भले ही यादें धुंधली थी, पर माँ का जिक्र सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। डैड ने पूछा, सूफिया के साथ क्या चल रहा है? मैंने कहा, सब बढ़िया है डैड। ग्रेजुएशन के बाद मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, पर अंकल चियाओ ने मुझसे कहा कि मैं उससे दूर रहूं। कि आप जानते हैं क्यों? डैड ने एक गहरी आह भरी। उनके चेहरे पर एक पुराना दर्द और राज साफ झलक रहा था। तुम्हारे और सोफिया के पैदा होने से पहले ही तुम दोनों की सगाई तय हो गई थी। यह तुम्हारी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी, वरना मैं तुम्हें थॉर्नटन खानदान में शादी करने के लिए कभी नहीं कहता। डैड जब भी उन दिनों को याद करते, उनके चेहरे पर एक अनजाना खौफ साफ दिखता था। अपनी माँ की ख्वाहिश के बारे में सुनकर मैं खामोश हो गया।